लेकिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब जो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है बाकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और अब उसको शायद वो और तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं मार्केट में। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे पार्लियामेंट में। डॉक्टर जयशंकर साहब किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। और देखिए पहले क्या होता था, फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स को एक अलग मिनिस्ट्री माना जाता था, एक अलग दुनिया है, इससे हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं चलती। ये विदेश है, विदेश मंत्रालय, फॉरेन, नथिंग टू डू विद लोकल। ये बाहर इधर उधर ही घूमते हैं, बस बॉर्डर से बाहर की कहानी। हाँ, बॉर्डर से बाहर की कहानी है। डॉक्टर जयशंकर साहब ने बहुत उम्दा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स का जितना भी वो व्हाट यू कॉल द तंत्र है, ये कोई एक्सटर्नल या इंडिया के बाहर इनका लेना देना, इनका इतना ही इंडियन डोमेस्टिक लैंड से भी लेना देना है। क्योंकि आज जो जियो पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल और डिटरमाइन करती है काफी हद तक। ये उनके स्टेटमेंट था। कैसे? बोला आज आपको सप्लाई मिलेगी नहीं मिलेगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपको रॉ मटेरियल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपके गुड्स पे मार्केट का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपको टैरिफ क्या मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपसे कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपकी एनर्जी नीड्स आएंगी नहीं आएंगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। किस प्राइस पे आएंगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। इवन दवाइयों की एपीआई तक जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। मतलब मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सप्लाई चेन से लेके बेचना, मार्केट, टैरिफ, एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सेस टू गुड्स, एक्सेस टू सर्विसेज, तो मैन एंड मोबिलिटी पैक्स। अभी मोबिलिटी पैक्ट हम कर रहे हैं भाई, जिसमें हम व्हाट डू कॉल दिस टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी पैक्स जो होते हैं, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है और मैन पावर का भी आदान प्रदान होता है। अभी जैसे हमने कल जर्मनी के साथ साइन किया। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक चीजों को असर करती है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं मतलब जियो पॉलिटिक्स यार ठीक है, इनका ही काम है, कुछ कर रहे हैं ईरान इराक के साथ, हमें कोई मतलब नहीं। वो जो ईरान इराक के साथ या सऊदी के साथ या यूएस के साथ या बहरीन के साथ या यमन के साथ होगा या अफ्रीका के साथ होगा, उससे आपकी और मेरी जिंदगी भी इम्पैक्ट हो रही है। बिकॉज जितनी ये फखर भाई ये कह रहा हूँ, 2 साल पहले मैंने आपके शो पे बोला होगा, जितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उतना जियो पॉलिटिक्स और इम्पोर्टेंट होता जाता है। एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर ट्राई टू कम्युनिकेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। क्योंकि ये कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा आइसोलेशन में, इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द current dispensation in a way, and it also impacts your life equally. तो ये एक बड़ी चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। जी राइट। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर रशियन ऑयल की भी बात की। वो एक्सटर्नल अफेयर के मतलब गुरु अब माने जाते हैं मेरे ख्याल में। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। सिर्फ दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें 4 या 5-6 ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए और अफगानिस्तान के हवाले से थी और काफी सारे कंसर्न्स भी शो किए गए। लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि हिंदुस्तान इज रेडी टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। एक बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल में। मैं इस्लामाबाद में बैठ के जब ये सुनता हूं तो एक बहुत बड़ी खबर है ये। जी मैम, क्या करना चाहता है हिंदुस्तान? एक तो ये कि उनके कंसर्न्स, क्या तालिबान के साथ हालात बहुत बेहतर हो गए हैं हिंदुस्तान के, या अब तालिबान को लगा है कि भाई इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा और बात जो भी होगी, लाजमी सी बात है, बातचीत होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। क्या हो रहा है? देखिए फखर भाई, पहले जो आपने रशियन ऑयल की बात की उस पर बोलूं। रशियन ऑयल जी 150 मिलियन डॉलर्स पर डे, $4.5 बिलियन पर मंथ, $54 बिलियन पर ईयर। $54 बिलियन, ये आप पैसा बचा रहे हो और आप सारा पैसा दे रहे हो रुपये में, डॉलर नहीं दे रहे हो आप रशिया को। 40% तेल और 40% कोयल मोटा मोटा अभी रशिया से आ रहा है। तो ये इसके कारण जो डोमेस्टिक में महंगाई कम हो रही है। अगर आज रशियन ऑयल नहीं होता तो $200 का बैरल होता तो, और आपको इतना फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी जेब भी कटती उससे। वो नहीं कट रही है, इट इज कटसी टू रशियन ऑयल। अब आप ईवीज की बात करो, ईवीज का लिथियम कहाँ से आएगा? लिथियम आपने अर्जेंटीना से बात की। आज आप बात कर रहे हो कि रुपये को फ्री ट्रेडिंग करेंसी बनानी है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बनानी है। जब आप एफटीएस कर रहे हो, रुपये ट्रेडिंग की बात करो, तभी तो वो हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप 2 लाख किलो सोना ले रहे हो, और अगर वो यूएई से आप ले रहे हो सर, इसमें रुपयों में, यहाँ जियो पॉलिटिक्स आती है, यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स आता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स और जो इंडियन मिशनरीज है और जो डिप्लोमेट्स है, उनका रोल हर जगह है। और मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम में उनका रोल बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम इकोनॉमी बड़ी होंगे
उतना इनका रोल बढ़ता जाएगा। पहले आप एक 10 के नीचे हो तो इनका रोल ही नहीं होता ज्यादा कुछ। जैसे आप टॉप 10 में आने लगते हो और ऊपर जाने लगते हो, टॉप 3 में तो रोल है ही है, टॉप 3 में इनके रोल के बिना कुछ नहीं होगा। एक टाइम मतलब इंडिया में ऐसा माना जाता था, अब भी माना जाता है कि होम मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल है अब भी, पर मुझे लगता है 10 years डाउन द लाइन दैट विल नॉट बी द केस, द थिंग्स विल चेंज 10 years डाउन द लाइन। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। रशियन ऑयल तो फखर भाई एक छोटा सा चीज है, जस्ट वन पेग। तो अभी दूसरे, और इम्पैक्ट मैंने गिवन आइडिया कितना बड़ा है छोटी सी चीज कहने को। नो डाउट। जय हिंद दोस्तों भारत में तीसरे 2 दिवसीय नो मनी फॉर टेरर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सम्मेलन हुआ, जिसमें 75 देशों के 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि भारत नो मनी फॉर टेरर संस्था का स्थायी सचिवालय स्थापित करने के लिए भी अब तैयार है। तो वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी आतंकवाद से निपटने के लिए अभिभावित और अविभाजित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए राष्ट्रों से राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठने का आग्रह किया। उन्होंने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को राज्य शिल्प स्टेट क्राफ्ट के रूप में पालने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में भारत ने दुनिया के सामने आतंकवाद निरोधी लड़ाई में विश्व का लीडर बनने की दिशा में एक और निर्णायक कदम बढ़ा लिया है। भारत की एनर्जेटिक एवं मुखर विदेश नीति ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कई अहम मुद्दों पर दोस्तों बात की। कुल मिलाकर बात करें तो देश की आजादी के बाद से भारत की विदेश नीति के एक लंबे कालखंड को हिचकिचाहट का वह दौर कह सकते हैं, जिसमें भारत ने अपनी ऊर्जा एवं संभावनाओं को बहुत कम रखते हुए विश्व मंच पर उसे सही रूप से रखने में असमर्थ रही है। ऐसी गलतियों के कारण ही आजादी के बाद वैश्विक पलट और भारत के साथ एक पक्षपाती एवं अवास्तविक रवैया बरकरार। 2014 के बाद भारत ने अपने विदेश नीति को मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ ही क्रांतिकारी रूप से परिवर्तित किया है। भारत के लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमारी विदेश नीति उस दौर में संवर्धित हो रही है जबकि कोविड-19 वैश्विक व्यापार में कई नए ध्रुवों के जन्म के साथ ही अमेरिका एवं चीन के आर्थिक विकास की धीमी गति के कारण एक नए वैश्विक क्रम के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने चीन को सीधा संदेश दे दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत चीन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने से भी अब पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान के यूक्रेन विवाद में भारत की वास्तविक वैश्विक शक्ति एवं महत्व निखर कर सामने आई है। भारत दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसे इस विवाद में सभी पक्षों द्वारा लामबंद करने का प्रयास किया गया। यूक्रेन विवाद ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत दुनिया में एक अकेला वैश्विक स्वर बनकर उभरा है एवं उसके हितों एवं आवाज को किसी के द्वारा दबाया नहीं जा सकता। दोस्तों, भारत के साथ सबसे प्रसन्नता वाली बात यह है कि हमारा देश विश्व मंच पर उच्च मानव मूल्यों के साथ एक जिम्मेदार महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। विदेश नीति के वर्तमान स्वर्णिम दौर के लिए मोदी जयशंकर की जुगलबंदी को धन्यवाद तो करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।